नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हमेशा ही हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं क्योंकि हम आपके स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बदल गई है कि तरह तरह की बीमारियां लोगों को घेरे हुए हैं। हर उम्र के लोगों को बीमारियां सता रही है। अब लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर हर तरह की बीमारियां जब बढ़ती जा रही है तब बीमारियों के बारे में जानकारी होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए हम अलग अलग बीमारियों पर हमेशा नियमित अंतराल पर आपसे बात करते रहते हैं। आज एक ऐसी बीमारी पर बात होने वाली है और वो है स्ट्रोक। मेरे साथ दो डॉक्टर वीएनएम स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जिनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ डॉक्टर मोहित शाह है, न्यूरोलॉजिस्ट है, और मेरे साथ है डॉक्टर संदीप मावानी जो न्यूरो सर्जन है। दोनों ही आदित्यूरा हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर मोहित शाह से हम जानेंगे और साथ ही डॉक्टर संदीप मावानी से भी जानकारी लेंगे कि आखिरकार स्ट्रोक होता क्या है, उसके लक्षण क्या है, कैसे ट्रीटमेंट होती है और कैसे आगे चलकर हम इस पूरी बीमारी से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहित शाह से बात करना चाहूंगी। सर, स्ट्रोक, सबसे पहले तो दर्शकों को हम बेसिक जानकारी दे दें कि आखिरकार स्ट्रोक होता क्या है। अच्छा, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम कॉमनली जानते हैं, लकवा, पक्षाघात, पैरालिसिस वगैरह कॉमन वर्ड्स है जो ब्रेन स्ट्रोक के लिए यूज हो जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग में खून नहीं पहुंचता है या फिर दिमाग में खून पहुंचाने वाली नली अचानक से फट जाती है। दोनों कंडीशंस में ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह ना मिलने से उनका बहुत ही क्विकली डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, जो ज़्यादातर परमानेंट होता है। इस कंडीशन से दिमाग का कुछ हिस्सा काम करना कम कर देता है। उस कंडीशन को, मेडिकल कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं। जी, स्ट्रोक, और आम भाषा में हम कहते हैं कि लकवा हो गया। काफी आम बीमारी है लेकिन जब होती है तब बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसीलिए आज स्ट्रोक पर बात हो रही है। सर, कितने तरह के स्ट्रोक होते हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं तो क्या बता सकेंगे आप मुझे? देखिए, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। एक हम जिसको कहते हैं इश्केमिक स्ट्रोक और दूसरा है जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। इश्केमिक स्ट्रोक के अंदर, जैसे मैंने बताया, अचानक से ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचता है। ऐसा होता है क्योंकि जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, वो कुछ कारण से ऑक्लूड हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे कुछ हिस्से में ब्लड ना पहुंचने से वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। ये इश्केमिक स्ट्रोक की बात हो गई। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर वो जो ब्लड की नली है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो नली को रप्चर करके जो ब्लड है वो हेमरेज करता है। तो जो ब्लड ब्रेन में आ जाता है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करके सिमिलर मैकेनिज्म से ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स पैदा करता है। जी, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और अगर कोई भी ऑर्गन छोटा सा भी इधर उधर काम करने में दिक्कत करे तो ऐसी परेशानियां सामने आती है और इसलिए आज स्ट्रोक पर बात हो रही है। क्या है इसके कॉमन रिस्क फैक्टर, ये भी जान लेते हैं। सर, क्या है कॉमन रिस्क फैक्टर स्ट्रोक्स के? जी, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर सबको ज़्यादातर पता होता है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक दोनों ही एक जैसी बीमारी है, खाली ऑर्गन हार्ट की जगह ब्रेन है, ऐसा आप कह सकते हैं। दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक मॉडिफाइबल होते हैं और जो हम अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करने से या दवाइयों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। जैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, डिसलिपिडेमिया जिसे हम कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से जानते हैं, स्मोकिंग, और लास्ट एक मेजर रिस्क फैक्टर बोलेंगे फिजिकल इनएक्टिविटी, जिस पे हम ज़्यादा जोर नहीं दे पाते। फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब ऐसा जीवन जिसमें एक्सरसाइज की कमी हो। ये सारे रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो दवाई से या डाइट से या एक्सरसाइज से। इसके अलावा जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसका डॉक्टर या पेशेंट खुद कुछ नहीं कर सकता, एज जो बढ़ने वाली है, और स्ट्रोक के रिस्क बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, जो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुल मिला के ये मेजर रिस्क फैक्टर्स है जिससे स्ट्रोक होता है। जी, यानी कुछ चीजें हमारे हाथ में है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीजें हमारे हाथ में हैं उन्हीं पे अगर फोकस किया जाए तो बीमारियों से बचा जा सकता है। छोटी छोटी हमारी जो आदतें हैं वो अब सीधी सीधी आगे चलकर बीमारियों में कन्वर्ट हो रही है और इसीलिए हम वीएनएम टीवी पर हमेशा ही अलग अलग बीमारियों पर बात करते हैं ताकि हम अवेयर हों, हम ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर हो कि हम अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। आज स्ट्रोक पर बात हो रही है तो
कभी कभी छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और वो बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाते हैं। सर, अगर मैं इसके सिम्टम्स जानना चाहूँ तो क्या हो सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं या फैमिली रिलेटिव्स पहचान सकते हैं कि स्ट्रोक हुआ है, लकवा हुआ है? स्ट्रोक के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, बी फास्ट, BEFAST। बी इज फॉर बैलेंस। कोई भी पेशेंट या उसके आजू बाजू के रिलेटिव्स अगर नोटिस करते हैं कि अचानक से बैलेंस बिगड़ रहा है, चलने में बैलेंस बिगड़ रहा है। ई फॉर आई, देखने में, विजन में अचानक से कोई कंप्लेन आ रही है, दिखना बंद हो गया है या डबल दिख रहा है वगैरह वगैरह। एफ इज फॉर फेस, अगर फेस में थोड़ी सी एसिमेट्री दिख रही है, मुंह टेढ़ा हो गया जिसको बोलते हैं। ए इज फॉर आर्म, आर्म मतलब कोई भी एक साइड का हाथ या पैर, उसमें ताकत कम हो जाती है, काम नहीं करता है या झंझनाहट जैसा महसूस होता है। एस इज फॉर स्पीच, स्पीच मतलब बोलने में आवाज लड़खड़ाने लगे या आवाज चेंज हो जाए अचानक से। अगर ये बी फास्ट है तो टी मतलब टाइम, जो हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर से मिलना है। इसी का हिंदी शॉर्ट फॉर्म है बचाओ। ब फॉर बाजू, च फॉर चेहरा, अ फॉर आवाज और व फॉर वक्त। बचा है तो वक्त जाया नहीं करना है। और ये ओवर द पीरियड होता है या सडनली होता है? सडनली। मैं एक वर्ड बहुत बार बोला, अचानक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रोक। डायग्नोस की बात मैं जरूर करना चाहूंगी। सर, डायग्नोस कैसे होता है स्ट्रोक का? डायग्नोसिस एज सच इजी है। जैसे पेशेंट की ये बी फास्ट वाली कोई भी हिस्ट्री हो, उसको हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस डायग्नोसिस वहीं पे हो जाता है। बट आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करने में और गंभीरता समझने के लिए हमें उसकी जांच करना ज़रूरी है। जांच में मेन जो इन्वेस्टिगेशन है वो न्यूरो इमेजिंग है, जिसको हम MRI या CT स्कैन ब्रेन का कराना चाहिए। उससे हमारा डायग्नोसिस परफेक्टली कंफर्म हो जाता है। तो बीमारी अचानक होती है और इसलिए उसका निदान भी बहुत फास्ट होता है। कभी कभी जब बीमारी होती है और ये जब हार्ट अटैक के साथ सर ने इसे कंपेयर किया है तो बहुत कम वक्त होता है किसी भी पेशेंट के पास, और इसलिए विंडो पीरियड या गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर, क्या है ये विंडो पीरियड या गोल्डन आवर जैसे वर्ड्स? उसके लिए स्ट्रोक की गंभीरता समझना जरूरी है। आप देखेंगे स्ट्रोक के 1/3 मरीज अल्टीमेटली उनकी डेथ होती है। बाकी 1/3 जो मरीज होते हैं उनको परमानेंट डिसेबिलिटी रह जाती है, और बाकी 1/3 है जिनको ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी मिल सकती है। तो हमारे पास बहुत कम समय होता है जिसमें हम कुछ एक्ट करें, जो ब्लड सप्लाई रुक गया है ब्रेन का उसको रिस्टोर करें, तो जो परमानेंट डैमेज है, जो डिसेबिलिटी या डेथ का रिस्क है, वो कम कर सके। तो जब जैसे ही स्ट्रोक सेट इन होता है, ये कह सकते हैं एवरी मिनट हम लोग 19 लाख न्यूरॉन्स वी आर लूजिंग। तो वो जितना हो सके उतना जल्दी हमें ब्लड रिस्टोर करना चाहिए, और वो विंडो पीरियड बोलते हैं जिसमें हम कुछ एक्ट करके चेंज कर सकते हैं। दैट विंडो पीरियड इज अराउंड 6 आवर्स। 4.5 घंटे में एक इंजेक्शन आता है जो हम दे के ब्लड फ्लो रिस्टोर कर सकते हैं, और एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करके एक प्रोसीजर होता है जो सर करते हैं, जो 6 आवर्स के अंदर कर सकते हैं। बट ये थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ेगा ये बात को कि 4.5 घंटे में भी जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 4.5 घंटे, एज सुन एज पॉसिबल। अगर 2 घंटे में हो जाता है, बेस्ट रिजल्ट्स के चांसेस होते हैं। यानी हमेशा ही जब स्ट्रोक जैसी कोई लक्षण दिख रहा है तो फौरन एक्ट करना ही होगा और फौरन डॉक्टर के पास पहुंचकर उसका इलाज शुरू करना होगा। आज बात हो रही है स्ट्रोक की बीमारी पर, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मोहित शाह और डॉक्टर संदीप मावानी, जो बता रहे हैं कि आखिरकार बीमारी कैसे है, निदान कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, ये क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मीन्स बहुत सारी स्पेशलिटीज़ एक साथ आती है। जैसे ही स्ट्रोक का मरीज हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, न्यूरोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, लेकिन साथ में रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट वगैरह भी इन्वॉल्व करना पड़ता है टू कंफर्म डायग्नोसिस एंड गाइड फर्दर ट्रीटमेंट। तो जैसे मैंने बताया विंडो पीरियड के बारे में, 4.5 आवर्स तक इंजेक्शन होता है, जिसको हम इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, जो इंजेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला होता है। अगर वो पार्शियली सक्सेसफुल हुआ या सक्सेसफुल नहीं हुआ
तो उसके आगे का ट्रीटमेंट जो भी हमें बहुत ही फास्ट करना पड़ता है, दैट इज मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जो एक एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन करते हैं। संदीप सर से भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किया जाता है? जब भी कोई स्ट्रोक का पेशेंट हमारी इमरजेंसी में आता है तो इमरजेंसी के डॉक्टर पहले तो डायग्नोस करते हैं। प्राइमरी डायग्नोसिस इमरजेंसी के डॉक्टर करते हैं, जैसे ये बी फास्ट नेमोनिक बताया डॉक्टर मोहित शाह ने कि ये स्ट्रोक का केस लग रहा है। इमीडिएटली स्ट्रोक टीम रहता है, स्पेसिफाइड स्ट्रोक टीम, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और कैथलैब का टीम एंड स्पेशलाइज नर्सिंग स्टाफ फॉर स्ट्रोक केयर इन्वॉल्व रहते हैं। वो सबको अलर्ट होता है कि एक स्ट्रोक का पेशेंट आया है, उसे हमें ट्रीट करना है। वो अलर्ट के हिसाब से इफ पेशेंट कम्स टू इमरजेंसी विद इन 4.5 आवर तो आईवी थ्रोम्बोलिसिस के लिए वो कैंडिडेट अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसके स्पेसिफाइड इंडिकेशंस रहते हैं। वो थ्रोम्बोलिसिस पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो उनको इमीडिएटली थ्रोम्बोलिसिस के लिए मेडिसिन दिया जाता है। अगर थ्रोम्बोलिसिस पॉसिबल नहीं है या तो हमें लगता है कि लार्ज वेसल ऑक्लूजन है, माने दिमाग में खून ले जाने वाली बड़ी नस कोई ब्लॉक है, तो उनको थ्रोम्बोलिसिस के बाद हम एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर है जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं, वो कैथलैब में होता है। जैसे हार्ट अटैक आता है और हम हार्ट अटैक आने के बाद पेशेंट को कैथलैब में ले जाके स्टेंट रखते हैं, ऐसा ही एक प्रोसीजर है जिसका नाम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी है। 2015 के बाद बहुत वाइड स्प्रेड यूज हो रहा है और उसके जो रिजल्ट्स है दे आर वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट। तो कैथलैब में हम पेशेंट को ले जाते हैं इफ लार्ज वेसल ऑक्लूजन इज बीइंग डायग्नोस्ड। कैथलैब में ले जाके पेशेंट को बेहोश करके पैर की नस से हम दिमाग के अंदर जाते हैं। उसके स्पेसिफाइड कैथेटर्स रहते हैं जिसको हम मेडिकल टर्म में स्टेंट रिट्रीवर या एस्पिरेशन कैथेटर बोलते हैं। वो हम दिमाग की जो नस ब्लॉक है वहाँ ले जाते हैं और जो भी थ्रोम्बस रहता है उसको वहाँ से बाहर खींचते हैं। तो एक बार वापस ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है तो जो भी ब्रेन का पार्ट फंक्शन करना बंद हुआ है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वापस रिकवर होना शुरू होता है। बट दिस प्रोसीजर शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे डॉक्टर मोहित ने स्ट्रेस दिया कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम 6 घंटे वेट करके आना है। एक बार स्ट्रोक का सिम्टम हुआ और अगर आप 1 घंटे में आ गए एंड 1 घंटे में हमने ब्लड फ्लो वापस शुरू कर दिया तो रिकवरी थोड़ा बेहतर और थोड़ा स्पीड में होता है। जी, बीमारी बड़ी है और इसीलिए उसका अप्रोच भी बहुत एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए, ये कह रहे हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर संदीप मावानी। डॉक्टर मोहित शाह ने कहा था कि 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक होते हैं, तो हेमरेजिक स्ट्रोक की उन्होंने बात की थी, उस पर भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। सर, हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? जैसे डॉक्टर मोहित शाह ने ऑलरेडी बताया, हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्रेन के अंदर ब्लड ले जाने वाली, शुद्ध खून ले जाने वाली और अशुद्ध खून वापस ले जाने वाली 2 वेसल्स रहती है। एक को आर्टरी बोलते हैं और दूसरे को वेन बोलते हैं। अगर आर्टरी या वेन में कहीं पे भी कहीं से रप्चर हुआ, वो परफोरेशन हुआ, तो वहां से ब्लीडिंग हो सकता है। उसके बहुत सारे कारण है। कॉमनेस्ट कारण है ट्रॉमा। किसी को भी हेड इंजरी हुआ, कुछ लगा तो कहीं से ब्लीडिंग होके दिमाग के अंदर ब्लड का क्लॉट हो सकता है। दूसरा कॉमन कारण है हाइपरटेंशन। कभी कभार कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन उनका बीपी 180, 190, 200 तक रहता है। तो जो दिमाग की छोटी छोटी नसें है वो 200 तक ब्लड प्रेशर टॉलरेट नहीं कर सकती और वो रप्चर हो जाती है। उसकी वजह से ये ब्लीडिंग होता है जिसे हाइपरटेंसिव ब्लीड बोलते हैं। दूसरी दिमाग की कई बाकी बीमारियां है जो दिमाग की आर्टरीज को अफेक्ट करती है, जैसे कि एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म इज अ टाइप ऑफ बलून। वो दिमाग की वेसल में एक छोटे फुग्गे जैसा हो जाते हैं और वहाँ पे जो वॉल रहती है आर्टरी की वो बहुत ही थिन रहती है। अगर कोई कंडीशन में ब्लड प्रेशर थोड़ा शूट हो जाए तो वो वॉल में रप्चर होके दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है, उसे एन्यूरिज्मल ब्लीड बोलते हैं। वैसे ही कई पेशेंटों में दिमाग की आर्टरी और वेन के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन और एक एबनॉर्मल गुच्छे जैसा बनता है जो नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मल पर्सन के दिमाग में प्रॉपर सर्कुलेशन और प्रॉपर कम्युनिकेशन रहता है वो वेसल के बीच में। वो एबनॉर्मल गुच्छा जो बनता है उसकी वॉल्स भी कभी कभी थिन रहती है, वो भी रप्चर होने से ब्लीडिंग हो सकता है। बाकी एक रीज़न है, कभी कभी कई पेशेंट्स में जो खराब खून ले जाने वाली नसें है वो डिहाइड्रेशन की वजह से, या कॉमनली हम देखते हैं समर में ये वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस और वीनस हेमरेजिक इन्फार्क्ट, वो समर में बहुत ही कॉमन होता है। खराब खून ले जाने वाली नस ब्लॉक हो जाती है तो जो ब्लड फ्लो आ रहा है उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है और वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है। अदर कॉमन रीज़न
क्योंकि बहुत सारे हार्ट अटैक अभी ट्रीट हो रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आर ऑन ब्लड थिनर। सो ओवर यूजेज ऑफ एंटीकोएगुलेंट और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जो हमारे ब्लड को ज़्यादा थिन करती है, वो कभी कभार कोई पेशेंट ने भूल से डबल डोज ले लिया या पेशेंट का वेट कम है और वो वेट के कंपैरिजन में दवाई का डोज ज़्यादा है, तो ओवर यूजेज या एबनॉर्मल यूजेज हुआ और ब्लड ज़्यादा थिन हो गया तो भी ये पेशेंट में हेमरेजिक स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। सो ये कॉमन रीजंस है हेमरेजिक स्ट्रोक के, अराउंड 4-5 रीज़न है जो कॉमनली हम हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। जी, और इसलिए हमारी लाइफस्टाइल को हमेशा हमें कीनली ऑब्जर्व करना जरूरी है कि क्या हो रहा है शरीर में, क्या कोई बदलाव हो रहा है, क्या कोई चेंजेस हम फील कर रहे हैं। कभी कमजोरी होती है, छोटी चीजें होती है जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं और वो ही आगे चलकर हमें दिक्कत दे सकती है। सर, क्या कॉमन टेस्ट होते हैं जिससे हम हेमरेजिक स्ट्रोक का निदान कर सकें? जैसे ही कोई स्ट्रोक का पेशेंट आता है, कॉमन कंप्लेन वीकनेस, बोलने में तकलीफ, समझने में तकलीफ, वो कॉमन कंप्लेन रहती है। सो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आइदर इश्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा सीटी स्कैन रहता है। सीटी स्कैन हमें बताता है कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है या इश्केमिक स्ट्रोक है। अगर सीटी स्कैन में कहीं पे भी ब्लीडिंग नहीं है तो देन इट इज अ इश्केमिक स्ट्रोक, तो फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली होता है। अगर हेमरेज दिख रहा है तो हेमरेज भी हमें ये कारण, उसमें से कौन से कारण की वजह से ये ब्लीडिंग हुआ है वो थोड़ा बहुत बता देता है। सपोज हाइपरटेंसिव ब्लीड का पेशेंट है तो उसका स्पेसिफाइड लोकेशन रहता है सीटी स्कैन में, और ब्लड प्रेशर पेशेंट का 180-190 रहता है, सो दैट इंडिकेट्स के ये हाइपरटेंसिव ब्लीड है। तो सीटी स्कैन के आगे वो सब पेशेंट्स में कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर एन्यूरिज्म या एवीएम रप्चर का पेशेंट है तो वो पेशेंट्स में सब एरेक्नोइड हेमरेज होता है, वो एक स्पेसिफाइड लोकेशन है ब्रेन में, वहाँ पे ही ब्लीडिंग होता है। वो अगर दिखे तो उनको सीटी एंजियोग्राफी और 4 वेसल डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी करके हम आगे डायग्नोस करते हैं। 4 वेसल डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी एक स्पेसिफाइड टेस्ट है। जैसे हार्ट अटैक आता है और हम हार्ट का एंजियोग्राफी करते हैं, वैसे ही ये ब्रेन का एंजियोग्राफी है जी। उसमें हमें पता चलता है कि सपोज एन्यूरिज्म है, ब्रेन की कोई आर्टरी में फुगाव हुआ है तो उसकी क्या साइज है, उसका क्या लोकेशन है, क्या मॉर्फोलॉजी है, कहाँ से फटा है, उसको हम कैसे ट्रीट कर पाएंगे। कभी कभी मल्टीपल एन्यूरिज्म्स भी रहते हैं। एवीएम है तो वो एवीएम को कितनी आर्टरीज सप्लाई कर रही, उसका ब्लड कहाँ से जा रहा है, कहाँ से रप्चर हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें 4 वेसल डीएसए से मिलती है। 4 वेसल डीएसए में भी 2 प्रकार के 4 वेसल डीएसए रहते हैं, एक 2 डायमेंशनल रहता है और एक 3 डायमेंशनल रहता है। 2D एंड 3D में डिफरेंस ये है कि अगर हमने 3 डायमेंशनल किया तो हम आर्टरी और वेन को 360 डिग्री आगे पीछे से देख सकते हैं, जो बहुत कम मशीन्स ऐसे हैं पूरे गुजरात में जो 3D रोटेशनल एंजियोग्राफी करके ये डायग्नोसिस कर सकते हैं। आदिक्यूरा हॉस्पिटल पे वी आर इक्विप्ड विथ 3 डायमेंशनल रोटेशनल एंजियोग्राफी जो हमें ये एन्यूरिज्म और एवीएम का डायग्नोसिस अच्छे से करने में हेल्पफुल है जी। सपोज हमें लग रहा है कि ये वीनस हेमरेजिक इन्फाक्ट है, सीटी स्कैन पे वीनस हेमरेजिक इन्फाक्ट का भी एक स्पेसिफाइड लोकेशन रहता है। अगर वीनस हेमरेजिक इन्फाक्ट है तो उनको हम एमआरआई करा के इन्वेस्टिगेट करते हैं, एमआरआई अलोंग विथ एमआर वीनोग्राफी। सो कौन सी वेन ब्लॉक है वो हमें एमआरआई पे पता चलता है। ये डायग्नोस करना इसलिए ज़रूरी है, सबको स्पेसिफाइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबका मैनेजमेंट अलग अलग है, सबकी ट्रीटमेंट अलग अलग है। हम एक ही ट्रीटमेंट सब पेशेंट को, हेमरेजिक स्ट्रोक के सब पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जी। राइट, तो डायग्नोसिस हो गया और अब जब बात आगे बढ़ती है तो फिर आती है बात ट्रीटमेंट पर। तो किस तरह की ट्रीटमेंट सर मेडिकल फील्ड में है स्ट्रोक के लिए? जैसे मैंने बताया, हम जो 4-5 हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट्स देखते हैं उसमें सपोज हाइपरटेंसिव ब्लीड का पेशेंट आता है और अगर हाइपरटेंसिव ब्लीड छोटा है तो प्राइमरी हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट रहता है कि उनका ब्लड प्रेशर हम स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें और सपोर्टिव मेडिकेशन दें। अगर हाइपरटेंसिव ब्लीड बड़ा है, ब्रेन के अंदर बहुत ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो कभी कभार ऑपरेशन करके वो ब्लीडिंग को निकालने की और ऊपर से, ब्रेन के ऊपर से बोन निकालने की, जिसको हम डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर ब्लीड एन्यूरिज्म या एवीएम की वजह से हुआ है तो एन्यूरिज्म और एवीएम के लिए अभी पिछले 20-25 साल से एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी करके एक फील्ड डेवलप हुआ है जी। जो मिनिमली इन्वेजिव ब्रेन सर्जरी के लिए वेरी वेल नोन है। पहले के टाइम में अगर एवीएम या एन्यूरिज्म का पेशेंट आता था तो ओपन सर्जरी करके, क्रेनियोटॉमी करके हमें एन्यूरिज्म तक जाना पड़ता था
और उसकी स्पेसिफाइड क्लिप आती है जी। एलॉय की, टाइटेनियम की एक क्लिप आती है जो एन्यूरिज्म के नेक पे लगा के हम एन्यूरिज्म को बंद कर सकते थे। लेकिन अभी ये एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी एडवांसमेंट की वजह से विदाउट ओपनिंग द स्कल हम पैर की नस से ही एन्यूरिज्म के अंदर जा सकते हैं और उसको स्पेसिफाइड कॉइल्स आती है, प्लेटिनम कॉइल्स, उससे हम बंद कर सकते हैं। अभी कॉइलिंग भी मल्टीपल टाइप्स के आते हैं। सिंपल कॉइलिंग आता है, बलून असिस्टेड कॉइलिंग, स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग, फ्लो डाइवर्टर असिस्टेड कॉइलिंग। इट इज अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया हम 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट को सिंपल कॉइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लो डाइवर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये पिछले 20-25 साल में जो एडवांसमेंट हुआ है उससे हम अभी ये स्टेज पे आ गए हैं कि हम कोई भी एन्यूरिज्म की सर्जरी बिना स्कल ओपन किए, विदाउट पुटिंग एनी नाइफ और एनी इंसिजन ऑन बॉडी, हम ये मेजर सर्जरी कर सकते हैं। अगर पेशेंट को एवी मालफॉर्मेशन या एवी फिस्टुला डायग्नोस होता है एंजियोग्राफी पे तो उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। ओपन सर्जरी में पहले हम स्कल पे इंसिजन रख के क्रेनियोटोमी करके उतना एवीएम कट करके बाहर निकालते थे। सेम वे जैसे मैंने बोला एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी में हम पैर की नस से अंदर जा सकते हैं। जो भी नस एवीएम को सप्लाई करती है उसके अंदर उसका एक स्पेसिफाइड कैथेटर रहता है, वो रख के एक स्पेशल टाइप का ग्लू आता है, वो स्लोली इंजेक्ट करते हैं तो जो भी एवीएम रहता है वो नॉर्मल ब्रेन सर्कुलेशन से अलग हो जाता है और बाद में फ्यूचर में उसके रप्चर होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। सो ये जो एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी है ये नया फील्ड है। बहुत सारे टाइम से लोग न्यूरो साइंटिस्ट वे ट्राइंग कि ओपन सर्जरी को हम जितना बने उतना मिनिमली इन्वेजिव में कन्वर्ट करें। सो एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी के लिए हर एक न्यूरोसर्जन को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूरोसर्जरी स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सो 6 months 1 year 2 year का ट्रेनिंग रहता है। वो ट्रेनिंग लेने के बाद ये जैसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी फॉर स्ट्रोक, एन्यूरिज्म कॉइलिंग, एवीएम एम्बोलाइजेशन, इंट्राक्रेनियल स्टेंटिंग, ये सब प्रोसीजर्स एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी में हम कर सकते हैं। जी, यानी मेडिकल जो है सुविधाएं अब काफ़ी एडवांस हमारे पास होती जा रही है और इसलिए बीमारी से रिकवर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर होना और सुविधाएं एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक मैनेजमेंट में क्या नया एडवांसमेंट हुआ है सर? जैसे मैंने आपको बताया एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी इज द एडवांसमेंट इन हेमरेजिक स्ट्रोक मैनेजमेंट। वो ओपन सर्जरी से काफ़ी डिफरेंट है। पेशेंट का मॉर्बिडिटी जो अगर हम क्रेनियोटोमी करते, स्काल्प पे इंसिजन रख के बोन कट करके क्रेनियोटोमी करके एन्यूरिज्म क्लिप किया या एवी मालफॉर्मेशन एक्सरसाइज किया, एवी फिस्टुला डिस्कनेक्ट किया, उसमें और एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी से जो पेशेंट ट्रीट किया उसकी रिकवरी में देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस क्योंकि पूरा पेन का फैक्टर चला जाता है, इन्फेक्शन का फैक्टर चला जाता है, रिकवरी पीरियड भी बहुत कम हो जाता है और रिकवरी पीरियड भी बहुत कम हो जाता है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ all the vascular diseases related to brain and spinal cord both। जी, क्या सजेशंस है ट्रीटमेंट जब स्ट्रोक की हो रही हो तब पेशेंट को क्या सजेशंस देते हैं आप लोग? जैसे डॉक्टर मोहित शाह ने बताया टाइम इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर। मैं वापस और वापस स्ट्रेस दूंगा टाइम को कि जितना बने उतना जल्दी बी फास्ट। आपके नज़दीक के जो भी सपोज किसी को भी अफेक्शन होता है, बी फास्ट सबको पता रहना चाहिए। जैसे सीपीआर के बारे में सबको पता है, बी फास्ट के बारे में सबको पता रहना चाहिए। इमीडिएटली डायग्नोस करके दे शुड रश टू ए हॉस्पिटल विच इज स्ट्रोक रेडी। अभी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या है? स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया जो हॉस्पिटल में प्रॉपर स्ट्रोक टीम है जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन है, जहाँ पे सब ट्रीटमेंट हो सके। एक जगह पे सपोज सब कुछ है लेकिन रेडियोलॉजी नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट है, एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन नहीं है, एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, इकट्ठे करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो इकट्ठे करने में जो टाइम हमें जाएगा 1 मिनट विल लूज 19 lakhs ऑफ न्यूरॉन, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है वहां पे अगर पेशेंट पहुंचेगा तो इमीडिएटली सब अलर्ट हो जाएंगे और हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे और पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट विंडो पीरियड में पहुंच जाते हैं लेकिन फिर वहां पे सीटी स्कैन या एमआरआई की व्यवस्था नहीं होती है, तो पेशेंट सीटी स्कैन एमआरआई के लिए बाहर जाते हैं, वहां से आते हैं उसमें अराउंड 1 घंटा लगता है। कई बार देखते हैं कि थ्रोम्बोलिसिस हो गया है लेकिन मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी की जरूरत है, तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए जो डॉक्टर है वो अवेलेबल नहीं है।
तो उनको थ्रोम्बोलिसिस से मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए शिफ्ट करना पड़ता है। दैट ऑल्सो टेक अराउंड 1-1.5 आवर। तो वो जो हमें 1-1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है वो वेस्ट नहीं करना है। जहाँ पे वेल ट्रेन्ड स्ट्रोक टीम हो वहाँ पे इमीडिएटली पेशेंट को लेके जाना है। जैसे आजकल सबको पता चल गया है कि अगर हमें चेस्ट पेन होता है तो probably it is heart attack, you should immediately go to a hospital where cardiologist is available, cath lab is available. यही अवेयरनेस फैलाने का हमारा प्राइमरी एम है कि यू शुड गो टू अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रोक टीम हो और पेशेंट इमीडिएटली वहाँ पे पहुंचे तो उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर और इमीडिएटली हो पाए। बिल्कुल। दूसरा मेरा कहना यह है कि ये जो भी रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल है दैट शुड बी मॉडिफाइड। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। स्ट्रोक का एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट्स हाइपरटेंशन डायबिटीज पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। अगर वो हाइपरटेंशन डायबिटीज अपने फिजिशियन से प्रॉपर केयर लेके बरोबर से कंट्रोल करे तो फ्यूचर स्ट्रोक का रिस्क कम हो सकता है। सीजेशन ऑफ एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, अदर ड्रग्स, वो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होने वाला है छोड़ना, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे शुड रिड्यूस एंड देन दे शुड स्टॉप टेकिंग इट। तो एक बार स्ट्रोक हुआ है तो चांसेस ऑफ रिकरेंट स्ट्रोक हम अटका सकते हैं। चेंजेस इन लाइफस्टाइल, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है आजकल, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, उसको हमें थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज आवर डाइट, बैलेंस डाइट पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। चीज़, बटर, जो भी हाइपर लिपिडेमिया हमारे डाइट में करता है वो सब डाइट कंट्रोल करके उसको कम करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज नहीं है, अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो थोड़ा हाफ एन आवर अ डे एटलीस्ट यू शुड वॉक और यू शुड रन, और बाकी कोई एक्टिविटी जिसमें फिजिकल एक्सरसाइजेज होती है यू शुड स्टार्ट डूइंग इट। तो थोड़ा कैलोरी बर्न होगा एंड बॉडी विल रिमेन एक्टिव। योगा मेडिटेशन कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस रिलेटेड टू द वर्क। वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है स्ट्रोक के कॉजेज में। सो ये सब मॉडिफिकेशन करके हम स्ट्रोक अगर एक बार हो गया है तो उसको रिकरेंट होने से बचा सकते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो आने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। और इसलिए बी फास्ट। एक्सपर्ट डॉक्टर की तो जरूरत है ही, लेकिन इक्विप्ड हॉस्पिटल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और वडोदरा में आदिक्योरा जैसी हॉस्पिटल्स ऐसी मल्टी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ऐसे में अगर कोई भी गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो फौरन इक्विप्ड हॉस्पिटल पहुंचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए आदिक्योरा हॉस्पिटल की 2 डॉक्टर्स आज इस बीमारी के बारे में, उसकी गंभीरता के बारे में और सारी जानकारी, डायग्नोस से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर रिकवरी तक की जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर संदीप मावानी और डॉक्टर मोहित शाह। सर, एक लास्ट संदेश लेना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि वैसे डॉक्टर संदीप ने काफी कुछ बता दिया, लेकिन ये तो सारी बातें तब होती है जब बीमारी हो जाती है। बीमारी से बचने के लिए अगर कोई मंत्र आप दे सके, वैसे डॉक्टर संदीप ने काफी मंत्र दिए हैं, लेकिन एक छोटा सा कुछ आप समझा सके हमारे व्यूअर्स को। बी फास्ट। बी फास्ट। एक ही चीज याद रखे, बी फास्ट। ऐसा कुछ भी सिम्टम आए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, बी फास्ट, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, बस एक्सरसाइज करना चालू करो, डाइट पे कंट्रोल करो, स्मोकिंग बंद करो। जी। फैमिली हिस्ट्री हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल, जो कर सकते हैं उस पे फोकस करें। तो जो चीजें हमारे हाथ में है बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टरों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको तो हमेशा ही जुड़ना है, क्योंकि ये जो बातें हैं वो आपके लिए तो हम करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई भी बीमारी से हम जूझ रहे हैं या आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम बीमारी की जानकारी अगर रखते हैं तो काफी चीजें आसान हो जाती हैं। अगर हमें सिम्टम्स के बारे में ही पता है तो बी फास्ट हमारे लिए ज्यादा पॉसिबल हो जाता है कि हम अवेयर रह सकते हैं कि ये बीमारी हो सकता है, स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो या समथिंग कुछ भी हो। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के साथ इस तरह से लोग जीना सीख गए हैं कि उसे इग्नोर कर देते हैं, और यही जो बीमारियां हैं वो दूसरी बीमारियों में तब्दील हो जाती है। और इसीलिए बीमारियों से दूर रहने के लिए काफी सारे मंत्र डॉक्टर संदीप और डॉक्टर मोहित ने हमें दिए हैं। वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें आपके हर रिश्तेदार तक, हर फ्रेंड तक पहुंचना जरूरी है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हमें देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे वीएनएम टीवी को लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।
અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी. गुजरात का वडोदरा शहर ये उत्सवों की नगरी है, कला की नगरी है, संस्कारों की नगरी है और यहाँ पर्यावरण को हमेशा तवज्जो दी जाती है. वडोदरा के नागरिक, कॉरपोरेशन सब कोई मिलकर पर्यावरण को तवज्जो देने की हमेशा कोशिश करते हैं. 100% कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन कोशिश वडोदरा शहर में पर्यावरण को हमेशा बचाने की रहती है, संजोने की रहती है. वीएनएम टीवी भी पिछले 25 साल से कुछ ऐसी ही मुहिम में जुड़ा हुआ है और हर एक व्यक्ति को हम प्रेरणा देते हैं कि सब मिलकर एक छोटी छोटी कोशिश करें ताकि वडोदरा शहर के पर्यावरण को बचाया जा सके. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पर्यावरण की बातें अचानक क्यों कर रही हूँ. वो इसलिए कि हाल ही में गुजरात राज्य के वन विभाग ने एक परिपत्र जाहिर किया है जिसमें कोनोकार्पस जो गुजरात में लगे हैं, वडोदरा शहर में कई जगह पर लगे हैं और कोनोकार्पस कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, ये कहना है. और इसलिए नए कोनोकार्पस अब नहीं लगाने हैं. चलिए, नए कोनोकार्पस तो नहीं लगेंगे, लेकिन वडोदरा शहर में ऑलरेडी बहुत सारे कोनोकार्पस लगे हुए हैं. जब ये लगाने की शुरुआत की गई थी तब भी वडोदरा के पर्यावरणविदों ने खुलकर विरोध किया था कि कोनोकार्पस नहीं लगाने हैं, बहुत ज़्यादा पानी सोखते हैं और हो सकता है कि एलर्जी भी फैलाते हों. अब वन विभाग ने भी ये मान लिया है कि कोनोकार्पस हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन अब कोनोकार्पस को कैसे हटाना है. वडोदरा शहर के लोग भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि ये जो पेड़ सोसाइटी में डिवाइडर पर लगे हुए हैं वो उन्हें आगे चलकर नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे.
इसी मुद्दे पर आज बातचीत के लिए स्टूडियो में 2 मेहमान को आमंत्रित किया है। वडोदरा शहर के जाने माने पर्यावरणविद के रूप में उनकी पहचान मैं दूंगी। हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र गवली, जो कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और हमारे साथ है हितार्थ पंड्या, वडोदरा शहर में पर्यावरण के लिए काफी काम करते हुए हितार्थ भाई को हमने देखा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र गवली से बातचीत की शुरुआत करेंगे कि कोनोकार्पस जब लगाने की शुरुआत हुई थी तब भी विरोध करने वालों में शामिल थे। जितेंद्र भाई, क्या कहेंगे? तब भी विरोध हो रहा था और अब लगाने ही नहीं है, पर अब हटाने हैं कि नहीं है? क्या है ये पूरा कोनोकार्पस से जुड़ा हुआ मामला? ये काफ़ी बार इसका सोशल मीडिया में भी काफ़ी चीज़ें आ चुकी है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया की सारी बातें सच होती है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर ये इट हैज़ बिन प्रूवन फैक्ट। अभी तो ये मानना पड़ रहा है पूरे दुनिया को कि अपनी जो नेटिव स्पीशीज जहाँ पे है, वो जहाँ पे इवोल्यूशन उसका हुआ है, जहाँ पे वो उसका प्रजातियों का विस्तार हुआ है, और वो नेचुरली अडेप्ट करके हजारों या लाखों साल से कुछ प्रजातियां हमारे किसी भूस्तर में पाई जाती है, तो उन्हीं को हमको संजोगना चाहिए। उन्हीं की संख्या में बढ़ोतरी, या जब भी आप प्लांटेशन करो तो उसी का सोच रखना चाहिए। तो ये चीज़ें अभी, क्योंकि जितना विज्ञान जानने लगेगा उतनी बार ये पता चलने वाली बात है कि जो नेचुरल साइंस है वो भी यही कहता है जी। तो कोनोकार्पस अकेला एक ऐसा नहीं होता है इस केस में कि जो खामखा हम लोग लेकर आए, ऐसी बात नहीं है जी। और भी हमने पहले भी ऐसी, ये शुरुआत जब से हमने 2 देशों के बीच में जब एक्सचेंज होती है सीड की या क्रॉप की या प्लांट्स की, या उसमें फिर ट्री होते हैं, श्रब्स होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं, कुछ बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जी। तो ये बीज का लाना और उनको लगाना, हाइब्रिड वैरायटी का डेवलप करना और उनको लगाना विथ सम इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, विथ सम प्रोडक्शन बेनिफिट्स कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो। पेड़ों की जब बात आती है तो ज़्यादातर उसका ग्रोथ देखा जाता है। जो सोशल फॉरेस्ट्री में आते हैं पेड़, तो उनका हमेशा कंसिडरेशन वही रहता है कि भाई इसको कम से कम उसकी जद्दोजहद करनी पड़े, बहुत कम एफर्ट में इजीली ग्रो हो जाए, जिनको पानी कम दो तो भी चलेगा या मुनासिब हो जाएगा उसके लिए, उसकी ग्रोथ फास्ट है जी। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई क्वालिफाई करता है तो वो आ ही जाता है, प्लांटेशन में आ जाता है। तो हमारे देश में कोनोकार्पस जो है नेचुरली, अगर उसका पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो साउथ इंडिया में दरिया के किनारे वो पाया गया था। उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे पुराने पेड़ अवेलेबल है उस पर से, कि वेस्टर्न अफ्रीका में भी है और ईस्टर्न अफ्रीका में भी है। तो नेचुरली हम लोग क्योंकि ईस्टर्न अफ्रीका के पूर्व में है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ देश में अगर नेचुरली कोई सीड कभी आके एस्टेब्लिश हुआ है तो वो ईस्ट अफ्रीका से होगा जी। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले, मैं कहूँगा 10 सालों में कोनोकार्पस ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की, उसको बहुत सारा एप्रिशिएशन मिला, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है मेन तो वो बहुत अच्छे से हो जाती है, कम भी पानी दो तो भी हो जाती है। वो खुद अपने आप को अडेप्ट भी कर लेता है, क्योंकि उसका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है या नेचुरल स्टेट जहाँ पे वो मिलता है, तो वो एज एन एसोसिएट ऑफ मैंग्रोव, यानी जो चेर जो वृक्ष हम जो गुजराती में बोलते हैं, जो दरिया के किनारे होते हैं, तो चेर जो ऐसे है जो सलाइन वाले एरिया में होते हैं, तो वैसे सलाइनिटी वाले एरिया में कोनोकार्पस चेरों के साथ ग्रो करने वाला, यानी एसोसिएट स्पीशीज है, नेचुरल कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दरिया पे तो ये आराम से उग जाएगा, दरिया के किनारे तो ये उगी जाएगा, लेकिन मेनलैंड में भी वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, और उसके लिए डेफिनेटली उसके जो फिजियोलॉजी है वो जिम्मेदार है कि भाई वो अडेप्ट कैसे कर लेता है। उसके भी बहुत सारे एनाटॉमिकल स्टडीज हो गए हैं, उसके रूट सिस्टम बहुत जोरदार है, वो बहुत डेप्थ तक अपने रूट सिस्टम को गाड़ सकता है। अच्छा। तो ये ऐसे कुछ कुछ बातें हैं जिससे कोनोकार्पस को तवज्जो दी गई सोशल फॉरेस्ट्री में या नर्सरी में। और होता क्या है कि जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा हो, आजकल हुआ ये है कि बहुत ट्रेंड होता है ना, मेरे पास पैसा है तो मैंने अपना बंगला खरीद लिया, जमीन ले ली, और मैं आर्किटेक्चर को कहता हूँ कि भाई मुझे तुरंत कुछ बड़ा पेड़ करना है। तो ये एक ट्रेंड है, और आर्किटेक्चर को भी ऐसे कोई इकोलॉजिकल नॉलेज दी नहीं जाती, उनके ट्रेनिंग में भी
बहुत कम शायद पढ़ाते हैं जहाँ पे लैंडस्केप इकोलॉजी की बात होती है। वो भी वही सोचते हैं कि जो इजीली ग्रो हो वैसे पेड़ों को वो बढ़ावा खुद दे देते, वो डिज़ाइन में रख देंगे। तो उनको कुछ करना नहीं, वो आर्किटेक्चर सीधा जाएगा, नर्सरी वाले को ऑर्डर देगा और वो आ जाएगा पेड़ उसके आंगन में। बड़ौदा में सिर्फ कॉरपोरेशन ने ही ऐसे कोनोकार्पस को हजारों की संख्या में नहीं लगाया है, लेकिन ऐसे प्राइवेट जिनके आंगन है या जिनके अपने फार्म हाउसेस है, वो लोग अगर चाहते हैं कि रोड से आपका फार्म हाउस तुरंत घर दिखे नहीं और जल्दी से ऊंची खड़ी हो दीवार ऐसे कुछ उगाना है, तो कोनोकार्पस वहाँ पे भी लग गए हैं। तो ऐसे हर जगह पे, स्कूलों में भी काफ़ी जगह देखा। मैं आज सुबह वडसर ट्री पार्क साइड गया था कॉरपोरेशन की, हमने कोनोकार्पस हमारे लिस्ट में नहीं दिया था। कोनोकार्पस जो ट्रीज की आप बात कर रहे हैं, मिशन मिलियन ट्री, जहाँ पे 2018 में मैं और हितार्थ पंड्या हम लोग काम कर रहे थे एज एन एडवाइजर। लेकिन हमने तो तब हमारे लिस्ट में तो कोनोकार्पस था नहीं, लेकिन कॉरपोरेशन ने भी उसको इस तरह घुसाया है और हर जगह रोड के साइड में डिवाइडर पे हजारों की संख्या में कोनोकार्पस लग गया, जिसका हमने विरोध किया। कॉरपोरेशन के साथ हमारा नाता भी छूटा, तीसरे ही महीने को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया एडवाइजर के पोस्ट को, और हमने मना कर दिया कि अगर हमारा सुनते नहीं तो हमें ये नहीं चाहिए। हम अपने ही लोकल लेवल के वृक्षों की बात करके बैठे थे कि हमको ये लगा। कोनोकार्पस थे या और भी ट्रीज थे उसमें? ये एक रीजन था हमारा, और भी पैटर्न में पेड़ है जो हमको नहीं लगाने चाहिए लेकिन आ जाते हैं। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी एक सयानी बात की है, ऐसा सर्कुलर निकालकर कि भाई कोनोकार्पस हम लोग नहीं लगाएंगे, नर्सरी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी में कोनोकार्पस नहीं रहेगा, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई पावर नहीं है कि वो प्राइवेट नर्सरी वालों को स्टॉप करे। तो ये ऐसा ओवरनाइट कोई चेंज आ गया ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ इसको अभी ज्यादा हवा मिली है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब बोल रहा है तो भाई सब मतलब सोशल मीडिया है या मीडिया है, उन्होंने अभी इस मुद्दे को समझा है। लेकिन हमने तो ये 18 में ही विरोध किया था कि ये कॉरपोरेशन क्यों ला रहा है इस चीज को बड़ौदा में। जी, और वीएनएम टीवी पर भी जितेंद्र भाई के साथ और हितार्थ भाई के साथ ये बात पहले ही हो चुकी। कोनोकार्पस हमारे लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ वाले हो। कोनोकार्पस का विरोध रोहित प्रजापति भी हमेशा करते आए हैं। हितार्थ भाई के पास चलते, हितार्थ भाई कोनोकार्पस को लेकर आपका क्या मानना है? अब उग तो गए हैं बहुत सारे और हो सकता है कि हार्मफुल भी हो, लेकिन अब क्या किया जा सके? लोग जो हैं कहीं ना कहीं डर रहे हैं। आपसे भी सवाल होते होंगे, हमसे भी सवाल हो रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में लगे, हमारे आसपास लगे, अब उनका करे क्या? तो क्या जवाब है आपके पास? डॉक्टर जितेंद्र गौड़ी एक बॉटनिस्ट है, उन्होंने इस विषय के ऊपर पीएचडी किया है, तो उनका जो मंतव्य है वो एक साइंटिफिक मंतव्य है और उसी के आधार पर समाज में एक परसेप्शन बनता है, एक सोच बनती है कि ये अच्छा है या बुरा है। तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि जितने भी बॉटनिस्ट है, जो बॉटनी डिपार्टमेंट हमारा एमएससी ने, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि एक सही रास्ता लोगों को दिखाए। क्योंकि मैं मेरे खुद की बात करूंगा तो मैं इनको पूछता हूं कि ये सही या गलत है। तो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और मेरी पेड़ के बारे में सोच बहुत ही सीमित होती है। ये मैं इतने साल काम करने के बाद बोला, अभी भी मैं अपने आप को बहुत ही सीमित ज्ञान है ऐसा ही बोलता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि एक एकदम सामान्य इंसान है जो शिक्षक नहीं या तो इस विषय में ज्यादा रस नहीं ले रहा है, जिनको सिर्फ अपने आंगन में कुछ लगाना, तो उसके पास तो बहुत ही सीमित ज्ञान होता है। तो उस सीमित ज्ञान को हमको उस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा कि अगर मेरे आंगन में मुझे पेड़ लगाने हैं तो कौन से पेड़ होने चाहिए। और ये एक जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ जहाँ पे ये विषय पढ़ाया जाता है, सरकारी ऑफिस से पार्क्स एंड गार्डन डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को वो ऑप्शन, और ये सारे ऑप्शंस बाहर के देशों में है कि हम आपके आंगन में ये पेड़ लगा रहे हैं, उसकी वृद्धि इतने साल के बाद इतनी होगी, इसमें ये फल आएंगे, उसके पत्तों का कलर ये होगा, उसमें ये फल आएंगे, वो सब उनको बताते हैं। तो जब हम मास प्लांटेशन करते हैं, हर साल जब ये वन महोत्सव होता है तब लोगों को गुहार दी जाती है कि आप पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। लेकिन आज तक कॉरपोरेशन ने ऐसा मुहिम नहीं छेड़ा है कि जहाँ पे वो हमको बता दे कि आपके विस्तार में आप ये पेड़ लगा सकते हैं। वो एक जिम्मेदारी होती है, एक सरकार, एक इंस्टीट्यूशन है, एक सरकारी इंस्टीट्यूशन है, तो एक जिम्मेदारी बनती है। तो एक आम इंसान की जो मैं ऐसा कहूँगा कि उसका जो लैक ऑफ नॉलेज है,
तो वहीं पे तो इंस्टीट्यूशंस काम आते हैं। क्यों नहीं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अपने आप को जोड़ के लोगों को एक रास्ता दिखाए कि आपके आंगन में इतने इतने पेड़ लग सकते हैं। भले ही वो पेड़ मैं लगाने वाला हूँ या तो मेरे पड़ोस में जो रहते हैं वो लगाने, लेकिन वो ज्ञान है बहुत सीमित है जी। उसके चलते हुए, ये सीमित ज्ञान के चलते हुए लोगों ने कोनोकार्पस जैसे सर ने बताया वैसे उन्होंने लगा दिए। जैसे पार्टी प्लॉट की बात की मैंने देखा है और मैंने खड़े रह के उनको बताया कि आप लगा रहे हो, अभी लगा रहे हो, लेकिन 3 साल के बाद ये दानव की तरह काम करेगा, आपके आंगन में जो अच्छे पेड़ उसको मार डालेगा। तब उन्होंने नहीं समझा क्योंकि उनका ज्ञान सीमित था जी। कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं था, किसी ने उनको बोला नहीं था। आज वही चीज हुई, उनके जो कंपाउंड थी उसमें बहुत अच्छे और भी पेड़ थे जो फूल अच्छे से दिखते थे, वो सारे पेड़ मर गए क्योंकि कोनोकार्पस का ग्रोथ इतना एक्सपोनेंशियल होता है कि वो बाकी किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अच्छा। अब वो पछता रहे और अब वो निकालना भी शुरू करे, जैसा आपने बोला कि अब लोग अपने आप ये कदम ले रहे हैं क्योंकि अब उनको पता चल रहा है। तो ये जो एक लेवल ऑफ अवेयरनेस विद इन द सोसाइटी, जो समाज में एक ज्ञान होना चाहिए पेड़ों को लेके, बहुत कम है जी। वहां पे मैं बोलूंगा कि हम सबको मिलके, मीडिया है, कॉर्पोरेशन का पार्क्स एंड गार्डन डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उनको सबको मिलके ये ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और सरल शब्दों में पहुंचाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक लिस्ट चाहिए जी। मैं तो एक आम इंसान हूँ, मुझे एक लिस्ट है कि मैं कौन सा पेड़ लगा सकता हूँ। तो एक वो लिस्ट होगा कि आप इनमें से चूज कर लो, अच्छा है कोई भी लगा लो जी। तो तब जाके जो पेचीदा मामला अभी हो गया है वो ये दिन देखना नहीं पड़ता क्योंकि तब कोई गाइड करने वाला नहीं था। जी जी जी। वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत सारी चीजें हमने अपनाई है, लेकिन ऐसी चीजें हमने नहीं अपनाई है जो सही में फायदेमंद साबित हो। वेस्टर्न कंट्रीज में ये सारी चीजें आपको समझाई जाती है। मैंने जितेंद्र भाई, आपको याद होगा सर, हमने पिछले दिनों ये ऐसा कुछ टॉक किया था कि हमें कौन से पेड़ अपने आंगन में लगाने चाहिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। हमारे लिए पेड़ मतलब एक हरा भरा पौधा हमें मिल गया, चाहे कहीं से भी मिलाओ, हम लाके अपने आंगन में लगा देते हैं। वो लगेगा कि नहीं वो हम नहीं सोचते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं वो भी नहीं सोचते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी सॉइल मिक्सचर क्या है, कुछ हमें नहीं पता होता है। पेड़ हमारे हाथ में आया, हमने लगा दिया। कोनोकार्पस के बारे में अब ऐसा ही हुआ है और अब जो लग गए हैं उन्हें हटाने की कई सोसाइटी वालों ने शुरुआत की है। कई सोसाइटी वालों से आज मेरी बात हो रही थी, तब उन्होंने बताया कि हमने अपनी सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से अलग दिखाने के लिए बहुत सारे कोनोकार्पस लगा दिए और अब तो ये हमारे जान पर आफत बन गए हैं। तो कॉर्पोरेशन की तो कोई पॉलिसी है नहीं कि इसे कैसे दूर करेंगे, तो सोसाइटी वाले खुद दूर कर रहे हैं। आर्किटेक्ट एसोसिएशन से मेरी बात हुई, उनके पास भी कोई ऐसा अब ठोस विचार नहीं है, या अब नहीं, आगे तो नहीं लगाने, लेकिन जो लगा दिए हैं उन्होंने उसको अब हटाने की बात हो रही है। तो आर्किटेक्चर एसोसिएशन है वो भी थोड़ा कंफ्यूज है कि अब ये पूरे इतने हजारों पेड़ लगा दिए, उसे हम हटाएं कैसे, क्या सही में हटाने की जरूरत है। जितेंद्र सर से पूछूंगी, डॉक्टर साहब, क्या कोनोकार्पस इतने ज्यादा हार्मफुल हैं कि हमें उसे हटाने ही पड़ेंगे, भले वो हजारों की तादाद में है? उसके मतलब उसको लेकर जो अभ्यास हुए हैं वो ऐसा स्टडीज बताते हैं कि सच में इसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जब जैसे ट्री बढ़ता है तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। शुरुआत में कम पानी में उगने वाला या अभी भी जो बड़े पेड़ है उनको कम पानी दो तो भी वो जिंदा रहेंगे, मर नहीं जाएंगे। अच्छा। लेकिन वो कम्पीट करेंगे दूसरे ट्री को लेकर। जहाँ पे डिवाइडर के बीच में कोनोकार्पस है और जहाँ पे कोई छाया नहीं है, तो मैं टू व्हीलर के, क्योंकि मैं भी टू व्हीलर चलाता हूँ, मुझे पता है गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ लगभग 5 से 6 महीने आप बिल्कुल सूरज की जो धूप होती है वो बहुत भयंकर होती है। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल पर पेड़ ढूंढते हैं और हमेशा ट्रैफिक सिग्नल पर तो मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे है कि बैनर नहीं होने चाहिए, लेकिन बैनर खुद गवर्नमेंट लगाती है जी, जो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ट्रैफिक को, और पेड़ नहीं उगने देती। वो मतलब और भी दूसरी बड़ी बात है, शायद बैनर को दिखाने के लिए पेड़ नहीं होते हैं रोड साइड में। जहां जहां ऐसे पॉइंट होंगे आप स्टडी करके देखिए, वहां पे पेड़ नहीं उगने देते या कटवा देते हैं। तो ये एक बात है जो करप्शन का मामला है बिल्कुल। लेकिन जब हम कोनोकार्पस की बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो छोटे पेड़ है उसे हम हटा सकते हैं, वो हमारे बस की बात है। जैसे सोसाइटी की आपने बात की, हमने अगर अपने आंगन में लगाए तो हम उसको हटा सकते हैं। तो ये जहाँ पे पॉसिबल है लोगों को खुद को करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हितार्थ बोल रहा है कि ये एकदम सही बात है कि 5 से 6 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बॉटनी डिपार्टमेंट लोकल यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो जानकार हैं, वनस्पति शास्त्री लोग हैं,
जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, कॉरपोरेशन के पार्क्स एंड गार्डन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिन्होंने ये इतना बड़ा प्लांटेशन कर रखा है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों में जाए और ये बात बोले कि भाई ये मत लगाओ, ये लगाइए। और उसकी पूरी लिस्ट अवेलेबल है और हमारे पास कोई हमको जरूरत नहीं कि बाहर से पेड़ लाके लगाए। हमारी खुद की डाइवर्सिटी बहुत है पेड़ की। मतलब अगर मैं, क्योंकि मैंने ट्रीज ऑफ गुजरात जब किया कंपाइलेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ रहकर, तो तब मुझे पता चला कि भाई इतनी संख्या में तो हमारी खुद की डाइवर्सिटी है। गुजरात में करीबन 300 पेड़ है जो हमारे नेटिव है, तो हम क्यों वो नहीं लगाएंगे? मतलब व्हाई वी नीड टू हैव कि समवन फ्रॉम आउटसाइड कमिंग एंड देन एनकरेजिंग अवर एरिया, मतलब पूरा एरिया को एनकम्पासिंग करेंगे। व्हाई वी वांट दैट? हमको क्यों करना है? तो एक ये है, इसमें काफी सिर्फ कोनोकार्पस का ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो तो जो भी ग्रेगेरियस ग्रोथ करता है, एग्रेसिव ग्रोथ करता है, वैसे हमने बाहर से ही लाए पेड़ है। गांडा बावल सबको पता है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, वो सब जानते हैं भाई, उसने पूरे इंडिया में अभी राज करके रखा है। भारत देश में सबसे ज्यादा डोमिनेंस नंबर वाइज अभी गांडा बावल का है। अच्छा। जो बहुत खतरनाक चीज है। दूसरी बात, अभी लिसो बावल करके भी हम लोग लेकर आए। अच्छा। ल्यूसीना करके नाम है उसका, वो भी अपने आप ग्रो करने वाली चीज है, तो उसको भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। मारुख, रुखड़ो जिसको बोलते हैं, वो भी इस तरह बढ़ रहा है। ड्राई एरिया में वही हो रहा है सब जगह, तो वो क्योंकि एडेप्टिव है स्पीशीज, बहुत कम पानी में उग जाता है, तो वो हो रहा है। तो ये सबको, इजरायली बावल है, तो ये जो 3-4 बबुल के स्पीशीज है अलग अलग, मतलब नॉट नेसेसरी वो अकेशिया है सारे, लेकिन इनको हटाना पड़ेगा, इनको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। कोनोकार्पस का भी यही हो सकता है हर्षद, कि हमको उसको हटाना चाहिए। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि जहाँ पे रोड डिवाइडर में बिल्कुल सनलाइट स्ट्रेट गिर रही है, साइड के कोई पेड़ नहीं है, तो वहां पे उसको रखे। पूरा का पूरा कोनोकार्पस हटा दोगे, आप सोचो तो ग्रीन कवर ही नहीं रहेगा, तो उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट पे हो सकता है। हाँ, क्योंकि अब नए पेड़ लगाएंगे तो उसको भी ग्रो होने में लग जाएगा। अल्टरनेट ट्री को हटाए और हमारे नेटिव उसको रिप्लेस करके लगाए, तो वो हो सकता है। और हमारे यहाँ एवरग्रीन स्पीशीज की कोई कमी नहीं है कि जो हमेशा अच्छे छाया दे सकती है। तो मतलब मैं आसोपालव को हमेशा कहता हूँ, नीम है, आसोपालव है, या हमारा अपना बकुल है, तो ये पेड़ तो हमारे अपने हैं, इनको हम लोग क्यों नहीं लगाते? आपको पता होगा कि पहले सोशल फॉरेस्ट्री वाले लोग 2 शहरों के बीच के हाईवे के दोनों बाजू में जामुन, गुंदा, इस तरह के पेड़, हमारे पेड़ लगाते थे। ये इंडियन थे। मैंगोज वेयर प्लांटेड रोड साइड में। अभी रीजन बताते हैं सो कॉल्ड लर्नेड स्मार्ट सिटी वाले इंजीनियर कि नहीं, वो बंदर को बुलावा देता है। सोसाइटी वाले भी आपको बंदर का डर दिखाते हैं और मैंगो का पेड़ नहीं लगाएंगे, चीकू नहीं लगाने देंगे। आपने आपके आंगन में लगाएगा तो भी बाजू वाला बोल के कटवा देगा। और कॉरपोरेशन एक बिल्कुल मदद नहीं करती ऐसे लोगों को कि नहीं, हम आपके साथ है, आप पेड़ को रखिए। कॉरपोरेशन तो ऐसे चाहते हैं कि कटे तो अच्छा है। मतलब इतना खराब अनुभव मुझे भी हुआ है। मैं कम्युनिटी साइंस सेंटर को बिलोंग करता हूँ। हमारा साइंस सेंटर सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। हमने ही लगाया हुआ पेड़ हम लोग नहीं बचा पाए। कॉरपोरेशन को आके, मैंने पुलिस को, पीसीआर को बुलाना पड़ा मुझे। पुलिस वाला मुझे बोलता है आप रोड साइड पे क्यों लगाते हो, आपके अपने आंगन में क्यों नहीं लगाते पेड़? अगर लोग तकलीफ हो रही लोगों को तो वो कटवा देंगे, तो काटने दो। मतलब इस तरह का आई वॉज वनरेबल। आपको ताज्जुब होगा कि जो आदमी ट्रीज ऑफ गुजरात इतना बड़ा काम करता है हमारे स्टेट के लिए, और एक पेड़ अपने ही सेंटर का बचा नहीं सका मैं, तो मेरे लिए वो बहुत सेटबैक जैसा वो एक्सपीरियंस रहा। सेम थिंग हमने कॉरपोरेशन के साथ काम करके दोनों थे हम लोग, मैं और हितार था। ये अनुभव हमको 2018 में भी हुआ। और कोनोकार्पस एक रीजन था, और भी 2-3 रीजन थे कि भाई हम जो पैटर्न बोलते हैं जहाँ पे जो पेड़ लगने चाहिए वो लग नहीं रहे थे। तो हमने ये कह के छोड़ दिया कि भाई हमारी बात तो आप सुनते नहीं, तो हमको क्यों एडवाइजर रखा है आपने, इसलिए हम लोग बाहर हो गए। वडोदरा कॉर्पोरेशन पे ये इल्जाम हमेशा ही लगता रहता है कि वो पर्यावरणविदों की और एक्सपर्ट्स की बात नहीं सुनते हैं। किसकी बात सुनते हैं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका इसका जवाब कभी भी दे नहीं पाई है। हितार्थ भाई ने बात उठाई कि हमें कौन से पेड़ लगाने हैं उसकी जानकारी हमें लोगों को देनी होगी। थोड़ी सी जानकारी मैं उनसे ही ले लेती हूँ। हितार्थ भाई, आपसे भी लोग पूछते होंगे कि कौन से एरिया में, कौन सी जगह पर क्या पेड़ लगाने चाहिए। घर के बाहर लगा रहे हैं डिवाइडर पे, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एडवाइस कर सके कि अगर वो भी अपनी छोटी सी जगह में कुछ प्लांटेशन करना चाहें तो। सबसे पहले तो जहाँ पे हमको पेड़ लगाना है वो जगह हमारे खुद के, हम उसके खुद मालिक है या सरकार मालिक है, वो
जानना बहुत जरूरी है। जी। जहाँ पे आज आपको ऐसा है कि यहाँ पे खुला प्लॉट है, यहाँ पे मैं प्लांटेशन करूंगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज होती है वो भी हमको पूछते हैं और मैं और डॉक्टर गवली दोनों उनको एडवाइस करते हैं कि ये आप पेड़ लगा सकते हो। लेकिन सबसे पहला मुद्दा है कि जहाँ पे आप पेड़ लगा रहे हो वो आपकी खुद की ज़मीन है या सरकार की है। जी। दूसरी बात, वो जहाँ पे आप पेड़ लगा रहे हो क्या आप वहाँ पे कम से कम 3 साल तक उसको पानी दे सकते हो, वो दूसरा मुद्दा है। जी। तीसरी बात, उस जमीन में जो पेड़ आप लगा रहे हो वो आज छोटा पौधा है लेकिन कल उठ के वो पेड़ बनने वाला है। तो आपका जो आपकी सोच होगी वो 10 साल तक की होनी चाहिए कि 10 साल में ये पेड़ इतना बड़ा होगा। और वहां पे अगर मैं मेरे कंपाउंड के बाजू में लगा रहा हूँ तो ये पेड़ आज एक छोटा पौधा है, लेकिन मान लो कि आपने नीम लगाया तो सब लोग बोलते हैं नीम का पेड़ बहुत अच्छा है, ये उसके फायदे हैं, लेकिन वो नीम का पेड़ अभी छोटा है, कल उठ के वो अगले 10 साल में बड़ा होगा और आपकी दीवार जो उसको धक्का मारेगा जी। वो गिरेगी। तो हर एक पेड़ की साइज जब आप लगा रहे हो तो कुछ ऐसे बहुत ही पॉपुलर पेड़ है जैसे नीम है, बरगद है जी। तो गिफ्ट में मिलते हैं, बैम्बू जो है वो भी हमको गिफ्ट में मिलता है, तो लगा देते हैं, लेकिन लगाने के बाद वो उतना तो रहेगा नहीं, वो बड़ा होने वाला है। पीपल कभी कभी हम गिफ्ट दे देते किसी को, तो वो पीपल तो बहुत ही बढ़िया पेड़ है और सर का बहुत ही फेवरेट पेड़ है क्योंकि उसके ऊपर डाइवर्सिटी बहुत है। जी जी। तो ये जो लगाते वो बड़े होने वाले हैं, तो वो सोच के हमको पेड़ लगाने हैं। बाद में अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पड़ोसी को तकलीफ हो रही है तो आपको ये पहले सोचना चाहिए था कि ये पेड़ बड़ा होगा और उसके पत्ते भी गिरने वाले हैं और वो तकलीफ भी देने वाला है। तो प्लांटेशन ऐसे करें। अब बात आ गई सोसाइटी, खुद के घर में, सोसाइटी में और गवर्नमेंट लैंड पे। जी। तो घर पे आप अगर लगाते हो तो स्लो ग्रोथ वाले, जैसे सर ने बोला बकुल का पेड़, तो मैंने खुद ने मेरे घर पे बकुल का पेड़ लगाया है, मैंने सीता अशोक लगाया है। आज कम से कम 10 साल हो गए, आज तक मेरे घर की गटर की एक भी लाइन टूटी नहीं है, आज तक मेरी दीवार नहीं गिरी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे घर पे है अशोक, सीता अशोक मैंने लगाया है, बकुल का पेड़ लगाया है, सीताफल लगाया है जिसकी वजह से पंछी आते हैं। जी। बहुत सारे ऐसे जैसे कोडिया है, तो कोडिया बढ़ेगा लेकिन इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा कि आपको उसकी तकलीफ सहन करनी पड़े। जी जी। तो उसमें फूल भी आते हैं। तो ये सारे ऐसे पेड़ हैं जिसमें फल और फूल होते हैं, वो हमारे आसपास की इकोसिस्टम में जरूरी है। जी। तो पेड़ों को लेके हमारी सोच जो सिर्फ हम तक ना रखे, हमको सोचना है उस पंछी के बारे में, हमको सोचना है उस मधुमक्खी के बारे में, हमको सोचना है उस तितली के बारे में, हमको सोचना है उस गिलहरी के बारे में, हमको सोचना है उस सांप के बारे में कि जो ये सिस्टम में बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और हम भी उसी सिस्टम में। तो ये कुछ ऐसे पेड़ है जो आप कभी भी लगा सकते हो, अपने घर के आंगन में लगा सकते हो। गुलमोहर जैसे है, तो गुलमोहर लगता सुंदर है, लेकिन अगर आपने उसको अपने आंगन में लगा दिया और आपका आंगन छोटा है तो बड़ा पेड़ होने वाला है, और उसकी जो डालियां होती है वो दूसरे पेड़ों के मुकाबले थोड़ी नरम होती है, तो जब बारिश होती है तो गिरती है। और गुलमोहर जब खिलता है तो उसके फूल भी नीचे गिरने वाले। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पेड़ में लगाऊंगा तो उसका कचरा भी आने वाला है, वो डाली गिरने वाली है, उसके नीचे ही मेरी गाड़ी भी खड़ी है, मेरे पड़ोसी की गाड़ी भी खड़ी है। तो उसको थोड़ा ऐसी जगह पे लगाए जहाँ पे ये सारे हादसे नहीं होने वाले। बिल्कुल, पड़ोसियों को काफी तकलीफ होती है कचरे से, पेड़ से, तो ये सारी चीजों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। मेरे घर पे अमरूद का पेड़ है और बहुत स्वादिष्ट लाल लाल अमरूद आते हैं, लेकिन मेरी मम्मी खाने नहीं देती है क्योंकि वो बंदरों के लिए है, ऐसा कहा जाता है। तो ये हमारी इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर गवली से पूछूंगी, कोनोकार्पस ऐसा कहा जाए कि एलर्जिक है, तो क्या सही में ऐसा है कि उससे एलर्जी भी होती है? पानी ज्यादा सोखते हैं उस पर तो आप कह रहे हैं कि चलो पानी तो सोखते ही हैं, फास्ट ग्रो करते हैं, लेकिन क्या उससे एलर्जी होती है? क्या उससे बीमारी भी हो सकती है डॉक्टर साहब? उसको जो फ्लावरिंग जब आती है तो बहुत मतलब बड़े पैमाने पे उसमें इन्फ्लोरेसेंस बैठते हैं। उसके छोटे होते हैं वैसे इन्फ्लोरेसेंस, लेकिन पोलन उसकी संख्या बहुत होती है। लेकिन एलर्जी सिर्फ कोनोकार्पस से होती है ये बात को मैं मतलब ना कहता हूँ। कोनोकार्पस से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। एलर्जी का ऐसा है कि वो हर एक बंदे को नहीं होगी। एलर्जी चीज ऐसी है कि अगर आपको किसी फूल के परागकण से होती है, मेरे को नहीं होगी जी। मुझे नहीं हो सकती है। तो वो दैट डिपेंड ऑन व्हाट माय बॉडी फिजिक इज, इंडिविजुअली वो अलग हो जाता है। एलर्जी के कारण दूसरे पेड़ भी है। अगर हम लोग कोनोकार्पस से एलर्जी की बात करते हैं तो मैंगो जैसे आम के पेड़ को भी जब फ्लावरिंग आती है तो बहुत आती है। बहुत से लोगों को आम से भी एलर्जी होती है।
वैसे यहाँ आजकल जो इंट्रोड्यूस है, हितार ने अभी बोला कि दीवार, तो मैं थोड़ा सा उसमें ये कहना चाहूंगा कि अगर दीवार गिरती है, टूटती है, तो कोई ऐसा क्यों नहीं सोचता कि मैं दीवार फिर से बना सकता हूँ, पेड़ नहीं बनेगा फिर से इतना बड़ा। तो वो सोच होनी चाहिए कि भाई दीवार तो क्या है, ईंट और सीमेंट है, वो तो टूटेगी तो टूटने दो, उसमें क्या है। और पक्की कंपाउंड करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी जगह पे हम लोग फेंसिंग से काम चला सकते हैं, तो वहां पे फेंसिंग कर सकते हैं। उस फेंसिंग के ऊपर अगर आप कोई क्लाइंबर चढ़ा दो तो वो जिंदा रहेगा और उसमें लाइफ आएगी, उसमें स्मॉल बर्ड्स और तितलियां भी आ सकती। तो हमको दीवार जहाँ पे नहीं जरूरत वहां पे रखनी ही नहीं चाहिए, अगर सच में कोई हमारे सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं हो तो। इफ यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कोई हम लोग सेलिब्रिटी नहीं है, तो हमको बड़ी बड़ी दीवारें करने की भी जरूरत नहीं है हमारे घर के आसपास। तो ये एक मुझे ऐड करना था। दूसरी बात रही तो जैसे इन्होंने बताया कि गुलमोहर, तो हमको ये समझना चाहिए कि गुलमोहर भी अफ्रीका से लाए हम लोग। पेल्टोफोरम है जो रोड साइड में अक्सर लगाते हैं हम लोग, गुलमोहर है, इजरायली बबुल की मैंने बात की, गांडो बबुल की बात की, कोनोकार्पस, ये सारे इंट्रोड्यूस है, हमारे इंडिया के तो है ही नहीं। मतलब हमारे पुरखों ने 100, 150, 200 साल पहले तो इनको जाना भी नहीं था, पता भी नहीं था। और हमारे खुद के नेटिव स्पीशीज बहुत है जो आराम से उग सकते हैं। इन्होंने कॉर्डिया की बात, कॉर्डिया इज गुंदा, तो गुंदा में भी बहुत सारे वेरिएंट है हमारे यहाँ जो हम लोग लगा सकते हैं। छोटी गुंदी आती है, उसके भी फल बर्ड्स खाते हैं और वो स्लो ग्रोइंग है। पिलूडी है, वो भी स्लो ग्रोइंग है, तो ये हम लोग लगा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एलर्जी की जैसे आप बात कर रहे हो, तो एलर्जी सिर्फ कोनोकार्पस से होती है ऐसा नहीं है। मतलब एलर्जी को मैं सेकेंडरी गिनता हूँ। अगर वाटर कंजम्पशन है तो यस, दैट इज वरीड पार्ट, क्योंकि उसके वो भी पता चले है, उसके जो रूट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो कोई पुरानी पाइपलाइन है, सड़ी गली पाइपलाइन है, तो उसमें वो रूट सिस्टम जाएगा। लेकिन वो दूसरे पेड़ का भी मतलब किस्सा हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं कोनोकार्पस ही ऐसा करेगा। लेकिन कोनोकार्पस सच में जो बड़े पेड़ है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है वहां पे छोड़ दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जहाँ पे हम लोग हटा सकते हैं उसको अल्टरनेट, एकदम एट अ टाइम निकाल दोगे तो भी फिर से सनलाइट बढ़ जाएगा। तो उस क्लाइमेट को हम लोग धीरे धीरे अल्टर कर सकते हैं विथ अवर रिप्लेसिंग बाय अवर ओन स्पीशीज, हमारे नेटिव स्पीशीज को लगा। यानी जो डर लोगों में दिख रहा है उससे बहुत होवा बनाने की जरूरत नहीं है। कोनोकार्पस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों रात हमें कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, धीरे धीरे उसका रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। और यही बात कोनोकार्पस को लेकर लोगों में जो डर देखने मिल रहा है, क्योंकि वडोदरा शहर में हजारों पेड़ लगा दिए गए हैं जो बड़े बड़े हो गए हैं, वो छाया भी दे रहे हैं, हवा भी दे रहे हैं, और ऐसे में उसे रातों रात रिप्लेस करना कॉर्पोरेशन के लिए भी संभव नहीं है, वडोदरा के लोगों के लिए भी संभव नहीं है। ऐसे में धीरे धीरे जो यहाँ के हमारे खुद के पेड़ है उसके साथ रिप्लेस करने की बात एक्सपर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। और कुछ जोड़ना चाहते हैं एंड नोट पर अगर आप लोग? एक शिक्षक हूँ तो हमेशा चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी शिक्षकों की भी है, क्योंकि हम लोग एक जनरेशन नया बना रहे हैं। तो पेड़ लगाने में जो गलतियाँ हो रही है तो उसको हम स्कूल लेवल पे एक शिक्षक के तरीके से भी, एक शिक्षक की हैसियत से भी बच्चों को समझा सकते हैं, ताकि ये जो गलतियां आज हो रही है वो आने वाला जनरेशन ना करे। बिल्कुल, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं और ऐसे में बच्चों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि हिताज भाई स्कूल में बच्चों को ये सारी समझ दे रहे हैं और मुझे लगता है हर स्कूल को ये इनिशिएटिव लेना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छी बात की कि कोनोकार्पस धीरे धीरे हटाना चाहिए। कॉर्पोरेशन को कोई सलाह अगर देना चाहें आप? मैंने कॉर्पोरेशन को ईमेल लिखा है, करीबन 1 महीना हो गया इस बात को। जब ये कोनोकार्पस काटने की बात आई तब मैंने यही लिखा है उनको कि ये, क्योंकि ये अगर नेचुरल उसका एसोसिएशन देखो तो इट इज मैंग्रोव वाला पेड़, तो हमारा काफी दरिया अभी भी खुला है। तो हम लोग जम्बूसर के एरिया में जहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज भी है, तो वहां पे कोनोकार्पस, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है, लिटरली वो पूरे के पूरा बैरन एरिया है। आप जब भी जाओगे तो आप देखोगे कि खंबात का अखात के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया है कि जहाँ पे खारपट है, मतलब पूरा सॉल्ट है एरिया। तो वहां पे कोनोकार्पस जो कटे हैं यहाँ से, उनको अगर वहां पे डाल दिए जाए तो वो रीजनरेट कर लेंगे। तो मैंने कॉर्पोरेशन को ऐसे लिटरली एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा है, सजेशन के तौर पर कमिश्नर को लिखा है कि आप यहाँ पे काट रहे हो तो एटलीस्ट यहाँ से उठा के वहां जाके लगा दो।
जैसे गणपति विसर्जन की बात होती है तो काफी कुछ आर्टिफिशियल पॉन्ड में गणपति विसर्जन तो हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो सारा का सारा पीओपी अभी भी बन रहा है और वो पीओपी जाता तो समुंदर में ही है और वो ट्रक ही जाते हैं। तो वहां पे क्यों ना कोनोकार्पस भी इसी तरह गणपति के जैसे ही ले जाए और वहां प्लांटेशन करे, तो एटलीस्ट ग्रीन पैच हो जाएगा दरिया के किनारे। तो आगे कभी भी सुनामी या जो भी प्रकोप आता है, दरिया का पानी अंदर घुस रहा है या जो भी, तो उसको हम लोग चेक रख सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो वहां पे लगने चाहिए कोनोकार्पस। शहर से धीरे धीरे उसका अल्टरनेट पेड़ की कटिंग करके हटा देने चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोनोकार्पस को लेकर काफी बातें हो रही है, डर का माहौल है, लेकिन कोई ऐसी डर नहीं है कि रातों रात हटाने ही पड़ेंगे, धीरे धीरे रिप्लेस हो सकते हैं। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हम यहाँ ऐसी बातें करते हैं जो सीधी सीधी आपसे और हमसे जुड़ी है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचना भी जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।